हाँ, तो चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म कैसे आया, जो देश थे वो आज़ाद कैसे हुए। हाँ, तो अभी तक हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा था कि आज़ादी आई, नेशनलिज्म आया लोगों के अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं वो देश। हाँ, तो ये देश अभी भी हमारे ऊपर किसी ना किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब कैसे हैं ये समझते हैं। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। इसमें जब हम सारी कंट्रीज़ को लिंक करते हैं आपस में किसी ना किसी ट्रेड्स के लिए, कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए, तब वो ग्लोबल वर्ल्ड बनता है। तो इसमें हम बेसिकली प्री मॉडर्न से होते हुए मॉडर्न तक का सफ़र हमारे वर्ल्ड का पढ़ने वाले हैं। और इसमें एक अच्छी और एक शॉर्ट टर्म कह सकते हैं वो आती है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिंक करना, कम्युनिकेशन से, ट्रेड्स से, लैंग्वेज से, कल्चर से। जब हम आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, डेट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन करके कैसे देश को फ़ायदा हो सकता है या कैसे देश को नुकसान हो सकता है, ये ग्लोबलाइजेशन ना करके कैसे देश को नुकसान हो सकता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट यानी कि रास्ता। सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जिसको 114 BC 114 बिफोर क्राइस्ट से यूज़ किया गया 15th सेंचुरी तक। तो इसने ग्लोबलाइजेशन में बहुत हेल्प किया और इसने बहुत से कंट्रीज़ को आपस में लिंक कर रखा था, जैसे कि इंडिया और चाइना को मेनली। और सिल्क रूट से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। इससे पहले जो ग्लोबलाइजेशन था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन इसके आने के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हमारा बहुत समय पहले से था। अगर लोग ये नहीं जानते थे कि ग्लोबलाइजेशन तो था, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि हमारी कंट्रीज़ से बाहर भी कोई कंट्रीज़ हैं, इसलिए वो स्टेट टू स्टेट जो भी ट्रेड्स होती थी वो करते थे। जब अब 15th सेंचुरी आई, 16th सेंचुरी आई, 16th सेंचुरी में अवेयरनेस आई और लोगों ने डिस्कवर करना स्टार्ट किया कंट्रीज़ को। इसी में कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका को, वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया को, ऐसे ही बहुत सारे यूरोपियंस ने एशिया को डिस्कवर किया था। तो ये हमारा पहला टॉपिक तो ख़त्म हुआ, सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था, कैसे यूज़ हुआ, क्या इसने बेनिफिट्स हमें दिए। सेकंड पॉइंट आता है फूड ट्रेड्स। जैसा कि हमने बात किया, लोग ट्रेड्स करते हैं और ट्रेड्स के साथ में वो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं या एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज, अपनी नॉलेज, अपना कल्चर, अपने फूड्स को भी स्प्रेड करते हैं। तो इसी में एक टर्म आती है फूड, यानी कि जब ट्रेड्स हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, लैंग्वेज को स्प्रेड कर रहे हैं, कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। पढ़ लो। हाँ, तो ये लोग जाहिर सी बात है फूड्स को भी स्प्रेड करेंगे। जैसे कि चाइना से एक आइटम निकला नूडल्स, भारत में आके बन गया चाउमीन, और अरब के देशों में जाके बन गया स्पैगेटी। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है फूड ट्रेड्स का, कि हमने फूड ट्रेड्स करी और अलग अलग जगह पर जाके एक ही चीज़ के नाम बदलते गए। यस, एनी डाउट? थैंक यू। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कॉन्क्विस्ट एंड ट्रेड डिसीज़। अब देखिए, जब हम ट्रेड्स कर रहे हैं, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो हम फूड भी लेके जा रहे हैं, कल्चर भी लेके जा रहे हैं, लैंग्वेज, नॉलेज, अपना जो स्टाइल है वो भी लेके जा रहे हैं। तो हम अब डिसीज़ भी लेके जाते हैं। इसका एक स्टोरी है, जब यूरोप बहुत गरीब था और यूरोप का एक देश था जो फूड ट्रेड्स में हम इस स्टोरी को ले सकते हैं। यूरोप का एक देश था आयरलैंड।
या तो ये कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, तब डिस्कवर नहीं हुआ था यूरोप। तो ये लोग क्या थे, जब इनके पास पोटैटो आया, इनको पता चला कि पोटैटो जो है कैसे ग्रो होगा, तो पहली चीज़ तो ये चीप था, दूसरी चीज़ ये टेस्टी था, तो ये लोग पूरे डिपेंडेंट हो गए पोटैटोज़ पे। जो रिज़ल्ट था वो क्या निकला कि किसी भी चीज़ पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं होती। 15th-16th सेंचुरी आते आते इन लोगों की जो क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई पोटैटोज़ की, और यहाँ पे आ गई स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूख से लोग मरने लगे। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्क्विस्ट एंड ट्रेड डिसीजेस। तो ऐसे ही एक और स्टोरी है यूरोप की और अमेरिका की। अब अभी हमने समझा कि 16th सेंचुरी में कोलंबस ने जो है अमेरिका को डिस्कवर किया था। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो अमेरिका तो नया नया डिस्कवर हुआ था और यूरोप पुअर था, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट होने लगा तो वो अब रिच होने लगा। अब उसके मन में लालच आया कि क्यों ना अमेरिका पे कब्जा किया जाए। अब अमेरिका पे कब्जा क्यों करना था इन लोगों को? क्योंकि अमेरिका और चाइना तब के दो देश ऐसे थे जो कि मिनरल्स में, लैंग्वेज में, फूड्स में बहुत रिच थे। मतलब अमेरिका के पास बहुत सारे मिनरल्स थे, फूड, ये लोग अच्छे अच्छे फूड थे। जो पास्ता था अमेरिका से आया था, और इनके पास लैंग्वेजेस थी, कल्चर था एक अच्छा, तो इसलिए ये लोग अमेरिका पे कब्ज़ा करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने अमेरिका पे कब्ज़ा किया, अमेरिका को कॉलोनी बनाया, लेकिन एक अलग तरीके से। अब वो आगे देखते हैं। यूरोप ग्लोबलाइजेशन से जुड़ गया था, इसकी इकोनॉमी भी बढ़ गई थी, इसके पास डिफेंस भी था, लेकिन अमेरिका जो कि अभी अभी डिस्कवर हुआ था, उसके पास ना इतना अच्छा मनी था, ना ही डिफेंस थी। इसलिए अब इन लोगों ने क्या किया, उनको पता था कि अगर कब्ज़ा करना है तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स। अभी जैसे हमने टॉपिक देखा कॉन्क्विस्ट एंड ट्रेड डिसीज़, तो एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स जो कि यूरोप में फैली थी। अब यूरोप में जो स्मॉल पॉक्स था वो रेयर था, बहुत ही कम केसेस थे। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स होता था उसकी एक खासियत थी, वो जब हो जाता था उसके बाद सेकंड टाइम होने के चांसेस बहुत कम रहते थे। 100% चांसेस था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉडी जो है इम्यून सिस्टम इतना अच्छा बूस्ट कर लेती थी कि वो होता ही नहीं था उसके बाद। लेकिन अमेरिका जो कि नया नया डिस्कवर हुआ था, हॉस्पिटलिटी फंक्शन भी इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने स्मॉल पॉक्स को अमेरिका में छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल पॉक्स, और बाकी तो इन लोगों ने कब्जा कर ही लिया अमेरिका पे। इसके बाद एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा चाइना पे। चाइना जो था वो मेन पॉइंट था, एक कह सकते हैं मेन पॉइंट था ट्रेड का, वो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन चाइना ने जब देखा कि अमेरिका को इन लोगों ने गुलाम बना लिया, कॉलोनीज़ बना लिया, तो ये आइसोलेशन में चला गया, इसने सारे ट्रेड्स बैरिकेड्स लगा दिए और ये कट गया एक तरीके से दुनिया से। ठीक है, तो ये थे 3 पॉइंट्स हमारे। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन से जुड़ते हैं, जब हम लिंक बनाते हैं, तो वो हम कम्युनिकेशन से भी बना सकते हैं, डिसीज से भी बना सकते हैं, फूड से भी बना सकते हैं, लैंग्वेज से, कल्चर से, नॉलेज से, हर तरीके से जो है लिंक बनाया जा सकता है। अब आते हैं मॉडर्न। तो अब आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न जो पीरियड है हमारा वो अभी चल रहा है। हाँ, तो मॉडर्न पीरियड जो है अभी चल रहा है। मॉडर्न टाइम, प्री मॉडर्न तो हमने समझ लिया। प्री मॉडर्न अपना चला 114 BC से ये जो चला, ये क्या कहते हैं 1815 AD तक। इसके बाद जो है मॉडर्न, अब ये चल रहा है हमारा मॉडर्न पीरियड जो कि 1815 से स्टार्ट हुआ है। मॉडर्न पीरियड में क्या है कि अब जब ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं एक तरीके से एक स्टेप ऊपर पहुंच गया है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है रेट्स ऑफ लेबर्स वाला। अब मान लीजिए जैसे कि हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम है, या फिर हम अच्छे एजुकेटेड हैं, तो हम दूसरे कंट्रीज़ में जाकर जॉब कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जो है ले रहे हैं, सो उसको हम कह सकते हैं ट्रेड्स ऑफ लेबर। सेकंड, अब कोई हमारी कंट्री में एक इंडिविजुअल है जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप, और अब वो दूसरी कंट्री में जाता है और दूसरी कंट्री में जाकर अपना स्टार्टअप लगाता है, हमारी कंट्री से लोग ले जाता है, उनको एम्प्लॉय करता है, सो उसको हम बोलेंगे ट्रेड्स विद बॉस। थर्ड जो पॉइंट है वो इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।